बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अभी हमने टॉपिक इससे पहले जो डिस्कस किया है वो था नॉर्मल इंसिडेंस वाला, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन एट नॉर्मल इंसिडेंस। लेकिन अभी हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, वो टॉपिक है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन एट ओब्लीक इंसिडेंस। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के साथ ये एक नॉर्मल पहले से मौजूद है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगी वो यहाँ पर टकराएगी विद सम एंगल, कुछ एंगल से टकराने के बाद इस तरह से इसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ हिस्सा जो है ऐसे ट्रांसमिट कर जाएगा। तो ये हमारे पास जब भी इंसिडेंट के साथ कोई एंगल बनता नज़र आएगा तो उसको हम नाम देते हैं ओब्लीक इंसिडेंस। तो अब इसके लिए हमने यहाँ पर इनिशियली हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं। K1 यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि फर्स्ट मीडियम के अंदर क्या है जी, फर्स्ट वेव वेक्टर है जो प्रोपेगेट कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो ये वेव वेक्टर आ गया K1, यहाँ पे टकराया, इसका एंगल θ1 बन गया। यहाँ पे टकरा के कुछ हिस्सा इसका रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ हिस्सा जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर गया। ये मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, वेलोसिटी V1, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसके अंदर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी सेम है, स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा। अब हम इंसिडेंट इक्वेशन अगर लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी वेव इक्वेशन अगर हम देखें तो E1 RT पोजीशन टाइम का फंक्शन है, N यूनिट वेक्टर है हमारे पास, तो ये आ जाएगा E01, ये एम्पलीट्यूड है, E आयोटा K डॉट R माइनस ओमेगा टी। पहले हम केसेस में K ही लिखते हैं, लेकिन इसको जनरलाइज करने के लिए हम पढ़ चुके हैं K1 डॉट R लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो इस के यूनिट वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर के साथ हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और उसे उस मीडियम की जो स्पीड है उसके साथ डिवाइड करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई इंसिडेंट की। तो इसी तरह से ये जनरल करने के लिए हमने इसको कुछ इस अंदाज से लिख लिया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लिख ली, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब जब यहाँ पर कोलिजन होगा तो टकराने के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट करेगा। तो जब रिफ्लेक्ट करेगा तो उस वक्त हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं KR डॉट R माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पर भी ये हमारे पास ये फैक्टर आ गया। लेकिन अब देखें यहाँ पर थोड़ी सी बात को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जब रिफ्लेक्शन होगी तो ये जाते वक्त और ये आते वक्त इनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाती है, थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब कितनी चेंज होती है वो 100% नहीं पता होता, इसलिए हम इसको जनरल करने के लिए एक को K1 कह देते हैं, दूसरे को KR कह देते हैं। तो इसलिए KR आ गया और दूसरा हमारे पास जो है पहले वाला वो K1 था। तो अब हमारे पास ये KR डॉट R माइनस ओमेगा टी आ गया। बाकी फैक्टर सारे के सारे ऐसे ही रखे हमने, ये N साथ में यूनिट वेक्टर भी लिखा। अब रिफ्लेक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फैक्टर क्या है, तो KR को क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा N के साथ। इसकी वैल्यू माइनस में है या कोई भी है, वो हम जनरल कर रहे हैं, इसलिए माइनस की इंडिकेट लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से V1 से हमने डिवाइड किया। ट्रांसमिशन की तरफ आते हैं तो ये वेव वेक्टर टकराया, आगे चला गया ट्रांसमिशन वेक्टर। तो ये ट्रांसमिशन वेक्टर जो है, अब इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जी, N यूनिट वेक्टर E0 T E की आयोटा KT डॉट R माइनस ओमेगा टी। अब जब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लिखी जाएगी, इसके यूनिट वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर के साथ यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करके बाकी ये सारा फैक्टर ऐसे लिखा जाएगा, स्पीड 2 मीडियम के साथ डिवाइड किया जाएगा। तो ये हमने जनरल रिफ्लेक्शन के लिए और ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भी लिख लिया और मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने लिख लिया। अब आप देखें फर्स्ट मीडियम में और सेकंड मीडियम में एक बात दोनों में कॉमन है, और वो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 मीडियम में दोनों बराबर है किसके, ओमेगा के। और हम जानते हैं कि जो K है वो बराबर होता है ओमेगा ओवर C के। किसके लिए, ये वैक्यूम के लिए। जब मीडियम की बात की जाएगी तो मीडियम के अंदर C की जगह पे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K इज इक्वल टू ओमेगा V। अब अगर मीडियम 1 है तो हमारे पास ये V1 आ जाएगा, मीडियम 2 है तो यहाँ पे V2 आ जाएगा, लेकिन ओमेगा सेम रहेगा। तो इस वजह से हमारे पास जो वेव वेक्टर निकल के आता है K1 या KI किसके बराबर है, ओमेगा 1 V1। ओमेगा तो सेम रहेगा इसलिए ओमेगा ही लिख सकते हैं। तो KR ओमेगा ओवर V1, क्योंकि रिफ्लेक्शन भी उसी मीडियम में हो रही है। KT ओमेगा 2 ओवर V2 कह सकते हैं, लेकिन ओमेगा सिंपल लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तीनों बराबर हैं, इसलिए ऐसे ही लिख दिया। अब ये इधर फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया ये भी ओमेगा 1, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया ये ओमेगा
2 हमने लिख लिया, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 जो है ये आपस में बराबर है। तो इनको आपस में बराबर रख लिया तीनों को, ये तीनों बराबर हो गए। अब वेलोसिटी जो है मीडियम पे डिपेंड कर रही है, मीडियम सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगी। सो ये दोनों वेलोसिटीज आपस में क्या हो गई, सेम। जब वेलोसिटी सेम हो गई तो इनके पोजीशन वेक्टर जो है, यानी जो वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर भी क्या हो गए, 1 और r ये दोनों क्या हो गए जी, सेम हो गए। और ये हमारे पास KT ट्रांसमिशन वेक्टर है, तो ये दोनों को हमने इधर डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास K1 KR इज इक्वल टू V2 ओवर V1 आ जाएगा। बेसिकली इसको इसके अलग बराबर रखते हैं, यानी ऐसे आपने K1 V1 इज इक्वल टू KT V2 करें तो हमारे पास K1 किसके बराबर आ जाएगा, V2 ओवर V1 और साथ में KT। इसी तरह से इसको जब रखेंगे तो ये दोनों इसी के बराबर आते हैं, तो इसको जनरली हमने ऐसे ही लिख दिया। अब स्पीड का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपस में इन्वर्स रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, V2 की जगह N1 पुट कर देते हैं और V1 की जगह N2 पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल और मैग्नेटिक फील्ड टोटल जो है वो किसके बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल यानी फर्स्ट मीडियम में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड मीडियम में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है वो हमने लिखना है। फर्स्ट मीडियम में दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वो जो इंसिडेंट थी और एक वो जो रिफ्लेक्ट होके आई, इसलिए E1 प्लस ER इज इक्वल टू ET जो आगे गुजर गई, ट्रांसमिशन वाली। इसी तरह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी पहले मीडियम में दो है, एक इंसिडेंट वाली और दूसरी रिफ्लेक्शन वाली। सेकंड मीडियम में एक ही है, कौन सी, जो ट्रांसमिट हो गई, तो ये वैल्यू है। अब अगर हम यहाँ पर जो इनके वेव वेक्टर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, E1 ER ET ये रिफ्लेक्शन वगैरह वाले, ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करें ना, तो हमारे पास इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन आ रही है। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट्स लगाई गई हैं, इन ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन ये वाले फैक्टर जो वेव प्रोपेगेशन बता रही हैं वो तकरीबन सब के अंदर सेम आ रही है। ओमेगा सब में सेम है, और ये KR और K1 ये ऑलरेडी हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, ये बराबर है। तो जब ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही है तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन जो है उसे हम इलेबोरेट कर सकते हैं कि K1 डॉट R इज इक्वल टू KR डॉट R इज इक्वल टू KT डॉट R जब Z इज इक्वल टू क्या हो, 0, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस टकरा रही हैं वो इस बाउंड्री के साथ टकरा रही है। तो यहाँ पर ये Z हमारे पास जो Z एक्सिस है, Z एक्सिस होने की वजह से हमने यहाँ पर Z एक्सिस को 0 कंसीडर करना है, क्योंकि ये जो प्लेन बनेगी हमारे पास, ये प्लेन में हमने Z की जो वैल्यू है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने स्ट्राइक करना है उस वक्त Z को 0 लेट करना है, तो ये 0 हमने यहाँ पर सेट करना है। अब देखिए हमारे पास ये चूंकि फैक्टर एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है ये बराबर है, ये बराबर तभी हो सकता है जब ये वाले वैल्यूज़ आपस में बराबर होंगी। तो हमने इनको बराबर करने के लिए कुछ इस सेंस में इसको लिखा है K1 डॉट यानी एक्सपोनेंशियल जब बराबर होगा तो बाकी सारा कुछ भी बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर होने के चांसेस कब होते हैं, इनके अंदर हम R की वैल्यू, K1 R KR की वैल्यू और ये वैल्यू पुट कर देते हैं। जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम, तो हमारे पास जो रिजल्ट बन के आता है वो ये आता है X K1X Y K1Y X KRX प्लस Y KRY X KTX प्लस Y KTY। अब जब इनका कंपैरिजन किया जाता है तो हमें ये पता चलता है कि वेव वेक्टर पहले का x के लॉन्ग, रिफ्लेक्शन का x के लॉन्ग और ट्रांसमिशन का x के लॉन्ग, ये तीनों बराबर हैं। और वेव वेक्टर 1 का यानी इंसिडेंट का y के लॉन्ग, रिफ्लेक्शन का y के लॉन्ग और ट्रांसमिशन का y के लॉन्ग, ये तीनों आपस में बराबर आते हैं। चूंकि हमारे पास जो यहाँ पे प्लेन डिस्कस हो रही होती है वो एक्स जी प्लेन है, ये लाइन x और ये लाइन z, इस वजह से हम एक्स जी प्लेन की ही बात करते हैं, y की हम बात नहीं करते। सो ये सेकंड इक्वेशन जो है इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास एक्स जी हमने कितना सेट करना है, 0, तो z वाली को भी हम नहीं यहाँ पे डील करेंगे, हम x वाले को डील कर लेंगे। तो ये हमारे पास वेव वेक्टर 1 का ये टकरा के वापस आया वेव वेक्टर रिफ्लेक्शन का, ये आगे गया ये ट्रांसमिशन का। अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं। जब रिजॉल्व करेंगे तो हमने सिर्फ x वाले चूज करने हैं। तो ये हमने जब रिजॉल्व किया तो ये फैक्टर हमारे पास KRX आ गया, इसको रिजॉल्व किया तो ये वाला हिस्सा हमारे पास K1X आ गया, ये ट्रांसमिशन को रिजॉल्व किया तो ये वाला हिस्सा हमारे पास जो ये वाला आया ये
के टी एक्स आ गया, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस की है तो इसके पैरेलल जो है ना हमने सिर्फ उनको चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो पैरेलल है के टी एक्स, के आर एक्स, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनको हमने सेलेक्ट कर लेना है। अब ये लाइन जो है आपको पता है ये एंगल थीटा है, थीटा 1, तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर किसके बराबर है? थीटा के सामने, तो ये k1x आ गया। हाइपोटेनियस क्या है? ये लाइन हाइपोटेनियस, इसे हमने k1 कह दिया। तो यहाँ से k1x हमारे पास इधर मल्टीप्लाई होकर k1x आ गया, k1 साइन थीटा 1। इसी तरह से हमारे पास ktx क्या आ जाएगा? kt साइन थीटा t, क्योंकि ये एंगल ट्रांसमिशन है। इसी तरह से krx ये वाला हिस्सा किसके बराबर आ गया? kr साइन थीटा r। अब हम ऊपर पढ़ चुके 1 का, 2 का और ट्रांसमिशन का, यानी 1 का, रिफ्लेक्शन का, ट्रांसमिशन का, ये तीनों आपस में क्या है? बराबर। तो ये वैल्यूज़ हम क्या करते हैं? इस 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब ये पुट करेंगे ना हम, तो हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशन बन के आ जाएगा। ये इक्वेशन जो ए है ये रेफर करती है फर्स्ट लॉ को। फर्स्ट लॉ क्या है? ये फर्स्ट लॉ है कि हमारे पास इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ये तीनों एक ही प्लेन के ऊपर वाक़या होते हैं। इसमें थीटा 1 इंसिडेंट एंगल को रेफर कर रहा है, थीटा आर रिफ्लेक्टेड एंगल को, और थीटा टी जो है ये ट्रांसमिशन एंगल को। तो ये इक्वेशन नंबर ए जो है ये बेसिकली फर्स्ट लॉ है, जिसे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दे सकते हैं। क्या है वो? कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिशन जो वेव वेक्टर हैं वो प्लेन के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर वाक़या होते हैं। अब देखें सेकंड लॉ की यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ क्या है? वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो बेसिकली दूसरा इसका पार्ट है फर्स्ट वाले का, और वो ये है कि जब रिफ्लेक्शन होगी तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर। यानी ये एंगल और ये एंगल ये हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। इसको हम नाम देते हैं सेकंड लॉ। इसी तरह से अगर हम थर्ड लॉ की बात करें तो थर्ड लॉ है कि हमारे पास साइन थीटा 1 का और यहाँ पर जो एंगल बनेगा साइन टी का, इन दोनों की जो रेशो है वो क्या बताती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताती है। अगर मेरे पास, ये ज़रा कंसेप्ट समझ लें, ये एयर है और ये है कोई मीडियम, ग्लास है या प्लास्टिक है, यहाँ से ऐसे लाइट गई, ये नॉर्मल आ गया उसका, यहाँ से टकरा के इधर चली गई, यहाँ पर एंगल आ गया थीटा 1, यहाँ पर एंगल आ गया हमारे पास थीटा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू एन। अब ये जो एन है ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका? सेकंड मीडियम का। तो ये याद रखना है, यहाँ पर अगर थीटा हमारे पास 2 है तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया हमारे पास वो किसका आ गया? ये सेकंड का आ जाता है। यानी ये इस साइड पे जो जा रही है ना रेडिएशन, पहले की बजाय ये सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। इसको जनरल करने के लिए कुछ इस अंदाज से लिखा जाता है, साइन थीटा टी डिवाइडेड बाय साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n1 ओवर n2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये आ जाएगा n2 साइन थीटा टी इज इक्वल टू n1 साइन थीटा 1, और इसी का नाम क्या है जी? स्नेल्स लॉ है। तो ये बेसिक 3 लॉज हैं जो हमने यहाँ पर ड्राइव किए हैं इस एक फार्मूले की मदद से। ए वाला जो फार्मूला हमने यहाँ पे ड्राइव किया है कि फैक्टर वेव वेक्टर के जो हैं अलोंग एक्स एक्सिस वो सारे आपस में, ट्रांसमिशन का भी, रिफ्लेक्शन का भी, इंसिडेंट का भी, वो तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। वो बेसिकली यहाँ पर ये 3 लॉ ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, उसका ये पहला हिस्सा था जिसमें हमने ये तीनों लॉ जो है ये ड्राइव किए, और ये बेसिक 3 फंडामेंटल लॉज हैं जिनको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर जो है बड़ी डिटेल के साथ, लाइट वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत अच्छे से हमने इसको इस्तेमाल भी करना होता है। तो ये हमारा एक छोटा सा आर्टिकल था जो कि बेसिक वेव वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, और 3 हमने बेसिक लॉज जो हैं वो इससे स्टडी करने थे।